खत्म करके हम नेक्स्ट बढ़ेंगे ऑर्गेनिक पे। तो हाइड्रोजन का पोजीशन आपको पता है, क्लियर नहीं था पीरियोडिक टेबल में। पोजीशन मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं फर्स्ट ग्रुप के जैसी, और कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती है हेलोजेंस के जैसी, है ना। इसको हम अलग ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम बाकियों को कैसे पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। समझ आ रहा है। हाइड्रोजन को हम अलग ही रखते हैं, किसी के साथ नहीं रखा हुआ हमने हाइड्रोजन को, किसी के साथ इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती परफेक्टली। अंडरस्टूड, ठीक है। हमने पीरियोडिक टेबल को कैसे सजाया, एक जैसी हरकत वालों को एक साथ रखा हुआ है, एक जैसी प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ रखा हुआ है। इसकी हरकतें मैच ही नहीं कर रही किसी के साथ, ठीक है। तो इसकी पोजीशन डिबेटेबल है, कहाँ रखें इसको, इसलिए इसको अलग से पढ़ते हैं। It has some properties with resemblance to alkali metals। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी अल्कली मेटल से भी मैच करती है। फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है भाई, जैसे Na+ बनता है ऐसे H+ भी बनता है। इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। समझ में आ रही बात। इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, और ये H+ फॉर्म करता है। हाँ जी, ठीक है बच्चों। तो इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन यूज करना होता है, जस्ट लाइक एल्कली मेटल्स। ऑल्सो इट हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। ऑल्सो ये जैसे जैसे कंपाउंड्स बनाता है ना, तो ये सब कुछ चीजें जिसमें ये एल्कली मेटल्स जैसा दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, आउटर मोस्ट शेल में इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक। एल्कली मेटल्स में भी यही सीन है, उनमें भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऊपर हमने रिएक्शन से देखा ही है। और किस टाइप के कंपाउंड्स बना रहा है वो भी देखो आप, HCl, NaCl। जैसे सोडियम NaCl बना रहा है, ऐसे ही हाइड्रोजन HCl बना रहा है। समझ में आ रही बात। तो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी एल्कली मेटल्स जैसी हैं। साथ ही साथ कुछ डिफरेंसेस भी हैं, परफेक्टली तो किसी से मैच नहीं कर रहा। तो डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स क्या क्या है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी, भले ही बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन साइज छोटा है, आपको पता है ना। एल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इतना इजीली लूज नहीं करता ये इलेक्ट्रॉन्स एल्कली मेटल्स जैसे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। तो आपको कुछ कहानियां ऐसे लिखनी आएंगी कि भाई स्कूल में लाया ना, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि भाई वाई हाइड्रोजन पोजीशन इज नॉट क्लियर बिकॉज it shows some properties with resemblance to alkali metals and some differences with alkali metals। समझ में आ रही बात बच्चों सबको, एनी डाउट? No, sir. H2 is diet, और डिफरेंसेस में H2 is diatomic while alkali metals are वो मोनोएटॉमिक होते हैं, सोडियम पोटेशियम। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, नॉन मेटल है ड्यू टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। सोडियम पोटेशियम हमारे सारे क्या हैं, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं।
तो पॉइंट क्लियर है, कुछ हरकतें मैच कर रही हैं, कुछ डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। सिमिलरली इसकी कुछ हरकतें हेलोजन से भी मैच कर रही हैं, प्रॉपर्टीज विद रिजेम्बलेंस टू हेलोजन्स, और कुछ वहां से भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। मतलब प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा, लेकिन दो दो ग्रुप के साथ इसकी प्रॉपर्टीज मैच भी करती हैं, डिफरेंसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल H2 इज डायटोमिक, जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो डिफरेंस एल्कली मेटल्स के साथ, हेलोजन्स के साथ ये रिजेम्बलेंस है। तो ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट हमें याद रखना है, स्कूल में कहानियां लिखने के लिए आएंगी तो लिख देंगे, है ना। समझने वाली जो चीजें थी वो हमने कर ली थी, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर और H2O2 के बारे में जो भी था। क्लियर है बच्चों ये सब चीजें। H2 इज डायटोमिक जस्ट लाइक F2Cl2Br2I2। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना हेलोजेंस की भी होती है। नॉन मेटेलिक नेचर, सारे के सारे H2 F2Cl2I2 सबके सब क्या है, नॉन मेटल्स है। ये कुछ जो प्रॉपर्टीज आ रही है जिनमें रिजेम्बलेंस मिल रही है इसकी हेलोजेंस के साथ। अंडरस्टूड। इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब H का तो आपको पता ही ना क्या सीन है ना, लूज भी एक ही इलेक्ट्रॉन करता है, गेन भी एक ही इलेक्ट्रॉन करता है। बात सुन रही। डिफरेंसेस देख लेते हैं। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन्स बहुत ज्यादा होते हैं। हेलोजन्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ H इज न्यूट्रल। हेलोजन कैसा है, हेलोजन के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक। समझ आ रहा है, ठीक है। और वहां पे सोडियम पोटेशियम के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। हेलोजन के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। हाइड्रोजन के ऑक्साइड न्यूट्रल है। क्या है हाइड्रोजन का ऑक्साइड, वाटर। क्लियर एवरीवन, ठीक है ये चीज। तो बच्चों ये कहानी समझ आ गई सबको। देयरफॉर पोजीशन ऑफ H is not clear in periodic table and it is separately studied. किसी ग्रुप के साथ इसको हम नहीं पढ़ते। क्लियर है बच्चों, पहले तो ये कहानी समझ आ गई आपको। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन के बारे में और क्या क्या पढ़ना है हमने। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना।
बहुत सिंपल सी बात है। आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, 1H2, ट्रीटियम। सॉरी, हाइड्रोजन को प्रोटियम भी बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। देयर आर 3 isotopes of hydrogen. ऑब्वियसली हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन है ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव, खतरनाक होता है, दूर ही रहते हैं इससे हम। Clear everyone? There are 3 isotopes of hydrogen. ठीक है बच्चों, फिर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बाकी लोग है ना, बाकी किसी ने बच्चों क्लास मिस करी हो तो देखना है ना, वाटर वगैरह, हार्डनेस ऑफ वाटर और उसका। ठीक है, अमोघ ने मिस की थी शायद, है ना अमोघ? ये से मैंने दोनों देख लिया। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछते रहा करो यार, है ना। और ऑफलाइन भी आ सकते हो अब आप लोग, सेंटर पे भी मैं। सर एक बार वापस बता दोगे आपने जो मतलब अभी तक लास्ट 10 मिनट पे करवाया शॉर्ट में, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। कौन? अच्छा, आर डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ पास नहीं कराया यार, ये सब कहानियां ही चल रही हैं, है ना, इतना कुछ है नहीं। चल मार, ये देख, प्रॉपर्टीज विद रिजेम्बलेंस टू हैलोजेंस, है ना। हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स के साथ रिजेंबल करती हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, ये लिख लिया था ना तूने? मैंने डिफरेंसेस से पहले का सब कुछ लिख लिया था। हाँ, डिफरेंसेस हैं कुछ एल्कली मेटल्स के साथ, है ना, वो बाद में लिख लियो, है ना। ऐसे ही सिमिलरली हैलोजेंस के साथ कुछ रिजेम्बलेंस है, कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ ठीक। हरकत हैलोजन से मैच कर रही हैं, कुछ कहानियां हैं और कुछ नहीं, है ना। कुछ इसके एल्कली मेटल से मैच कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं है पीरियोडिक टेबल में, मतलब इसमें कुछ खास रहता है नहीं। therefore position of H is not clear in periodic table and it is studied separately and not with any group। ठीक है यार, ये सब कहानी लिख रही है। उसके बाद हमने बस लिखा है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, 1H1, 1H2, 1H3। ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन, ये सब लिखा है यार, कुछ खास इसमें कुछ भी कुछ खास नहीं है ऐसा समझने वाला जो मिस हो जाए, है ना। कभी भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और आप लोग सबके लिए ऑफलाइन आके भी कुछ चीज, कोई टॉपिक समझना हो तो पूछ सकते हो, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? कुछ तो लैब प्रिपरेशन होती है, ये तो आप जानते हो कि भाई, है ना, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया, H2 गैस निकलती है, सब नॉर्मल सी चीजें हैं। लैब प्रिपरेशन में एक्शन ऑफ मेटल ओवर एसिड, ठीक है जो समझ में आ रही बात, एक्शन ऑफ मेटल ओवर एसिड। कुछ मेटल्स आपको पता है बेस के साथ भी H2 निकालते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक।
बेस के साथ भी, है ना। रिएक्शन आपने 10th में पढ़ी एल्यूमिनियम के NaOH के साथ, याद है आप लोगों को? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2। आपको पता है एल्यूमिनियम क्या होता है? एम्फोटेरिक, है ना। मेटल्स होते हैं बेसिक जनरली, नॉन मेटल्स होते हैं एसिडिक। एल्यूमिनियम हमारा एम्फोटेरिक है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही बात? इसके अलावा एक होता है आयनिक हाइड्राइड्स, है ना। आयनिक हाइड्राइड्स, हाइड्राइड मैंने आपको रेडॉक्स में बताया NaH। हाइड्राइड्स क्या होता है? जिसमें H पे -1 होता है। क्या होता है बच्चों? -1 चार्ज। ठीक है, पढ़ा है हमने रेडॉक्स में। Na पे +1, H पे -1। इस पे जब अपन वाटर से, इसको जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? H- हाइड्राइड H+ उड़ा लेता है पानी से, पानी से क्या उड़ा लेता है? H+। समझ में आ रहा है? ऐसे रिएक्शंस को देखना शुरू करो आप लोग। Na+OH-, प्लस के साथ माइनस जुड़ गया, Na+ और OH- जुड़ गए, H- और H+ जुड़ गए, वाटर से H+ आया, H- से H- आया। ये भी एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन है बच्चों। कौन सी रिएक्शन है? एसिड बेस, H- H+। ठीक है, तो आयनिक हाइड्राइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। H+ निकाल लेते हैं कहीं से भी। समझ में आया सबको रिएक्शन ही? ठीक है, आयनिक हाइड्राइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं हम हाइड्रोजन गैस को। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जानते हो आप, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। 10th में भी किया आपने। कैथोड पे रिडक्शन होता है, H2 गैस निकलती है। क्या होता है? H2 गैस इज रिलीज्ड। क्लियर एवरीवन? ठीक है, गर्व थोड़ा लेट ज्वाइन किया शायद। ठीक है, हाँ जी सर। अगर कोई टॉपिक वॉपिक समझना हो ऑफलाइन भी आ सकते हो आप लोग, है ना। मैं ये बता रहा था सबको। ठीक है, अच्छा ओके सर। कभी भी बता के आ जाना। ऑफलाइन कोई टॉपिक वॉपिक मिस हुआ आप लोगों का, वो भी समझ सकते हो, पूछ सकते हो आके। सर इंडस्ट्रियल, हाँ जी। सर क्लास टाइमिंग्स में अवेलेबल हो गया नहीं, सेंटर? थोड़ा सा बता देना मेरे को, जैसे है ना। तो मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो आता ही हूँ वहाँ पे। 1 से 4 बजे इवनिंग वाली क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं वो, है ना। तो 1 से 4 तक मैं वहाँ पे फ्री रहता हूँ। ओके सर। समझ में आ रही बात? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। और भी अगर कोई टाइम इसमें मैच नहीं करता तो आप लोग वीकेंड पे भी बता सकते हो कि सर मेरे को आना है कोई टॉपिक पढ़ने, मेरे को मैसेज कर दो, है ना। तो हम वीकेंड पे भी कोई टाइम निकाल सकते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ओके सर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन आपको पता है, नमक और पानी का घोल। वाटर एंड NaCl का मिक्सचर इज ब्राइन सॉल्यूशन। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो भी बच्चों कैथोड पे, है ना, क्या होता है? H+ ही जाता है। सर इससे क्वेश्चन आते हैं? हाँ यार, आ जाता है एक आधा क्वेश्चन ना। जैसे मैंने बताया, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पहले बता दिया, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है यार, हाँ। H2O2 की रिएक्शन वगैरह आ जाती हैं, है ना।
इनसे थोड़ा सा कम चांसेस रहते हैं, मतलब एक आधा क्वेश्चन कहीं आ गया तो फिर वो है ना कुछ वो नहीं कर सकते, फिर हम लड़ थोड़ी ना सकते कि आ गया तो है ना। तो पता हम्म। थोड़ा सा ये चीज है। हालांकि वेरी ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं ये वाला क्वेश्चन, बट ठीक है फिर भी स्कूल के लिए भी पढ़ना ही है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन करेंगे तो भी हमें H2 गैस ही मिलेगी कैथोड पे। एक ये जो काफी फेवरेट रिएक्शन है, कई बार पूछ ली जाती है ना, मेंस में पूछ लेते हैं कई बार, एक्शन ऑफ स्टीम ओवर कोक। कोक मतलब कार्बन, ठीक है। कार्बन सॉलिड पे जब हम स्टीम पास कराते हैं तो 1270 केल्विन पे मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस हो गए। 1270 केल्विन कितना हो गया, 1000 डिग्री सेल्सियस है ना। कैटलिस्ट भी डाल देते हैं, निकल कैटलिस्ट, तो ये CO+H2 ये बनता है। पढ़ा हुआ शायद आपने 10th में भी, इसको बोलते हैं वाटर गैस या सिंथेसिस गैस, सिन गैस, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 is known as water gas or synthesis gas और सिन गैस शॉर्ट फॉर्म। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्या करा है हमने, कोक कार्बन के ऊपर, कोयले के ऊपर स्टीम पास करा दी हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट के साथ। ऑलराइट, सेम चीज होती है बच्चों जब हम कोई हाइड्रोकार्बन के साथ भी रिएक्ट कराते हैं स्टीम को, तो भी यही हरकत होती है। हाइड्रोकार्बन, एनी हाइड्रोकार्बन विद स्टीम, सेम कंडीशंस पे हाई टेम्परेचर पे कैटलिस्ट के साथ क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और H2 गैस। समझ में आ रहा है? सर इसमें NI क्यों लिखा है? निकल कैटलिस्ट है, निकल, निकल कैटलिस्ट है बच्चे, है ना। जैसे आपने अभी वो रिएक्शन पढ़ी हुई होगी आपने 12th क्लास, सॉरी 10th में, हाइड्रोजनेशन कैटालिटिक, याद है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम कैसे करते थे ऑर्गेनिक में, बताओ, वनस्पति घी और ये वो, हाँ याद आया? सर शायद निकाल दिया था इस सिलेबस से, अच्छा निकाल देते याद नहीं सिलेबस, है। ओके ओके, कोई बात नहीं, फिर ऑर्गेनिक में भी आएगा बच्चों ये, है ना। एल्कीन्स, एल्कीन्स एल्केन्स तो पढ़ा ही ना आप लोगों ने? यस सर, यस। ये भी पढ़ा हुआ है जो आपने अभी कैटलिस्ट वाला बताया। शायद ये पढ़ा हो शायद, है ना, कोई बात नहीं। तो अब ये एल्कीन्स में हम हाइड्रोजन ऐड कराते हैं तो वो एल्केन बन जाता है ना, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाता है। ये सब हम अभी ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो ये कैटलिस्ट होते हैं, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, दे बिहेव एज कैटलिस्ट, तो ये सब हमें ध्यान रखना है, ये थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ानी है। ये हमारा कैटलिस्ट है यहाँ पे, निकल कैटलिस्ट। ये रहे बच्चों, तो ये है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जो CO और O2 होता है, चलो ठीक है ना, इतना इतना काफी है अभी, इतना याद रखो, और रिएक्शंस और धीरे धीरे समझेंगे अपने को। तो ये आ गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रिपरेशन हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं लैब में और इंडस्ट्रीज में। प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो ये कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस, H2 is colorless, odorless, tasteless, लाइटेस्ट सब्सटेंस नोन, सबसे हल्का सब्सटेंस है, लाइटेस्ट सब्सटेंस नोन, हाईली कंबस्टेबल, आग वाग लग जाती है, कंबस्टेबल, जल बल जाती है, एक्सप्लोड कर सकता है,
केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, H2 is quite stable at room temperature. रूम टेम्परेचर पे काफी स्टेबल होता है जब तक हम इसमें आग वाग ना लगाएं, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, हाई बॉन्ड एनर्जी। समझ आ रहा है बच्चों? जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है। बॉन्ड एनर्जी क्यों होगी इसकी ज्यादा? छोटा बॉन्ड है ना, मैंने बताया अभी आपको पहले, जो छोटा बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। छोटी लकड़ी तोड़ना मुश्किल है, बड़ी लकड़ी इजीली, बड़ी स्टिक होगी वो आराम से टूट जाएगी, छोटी लकड़ी होगी, छोटी स्टिक मुश्किल से टूटेगी। वही फंडा है। तो जो एच का बॉन्ड छोटा होगा क्योंकि दोनों छोटे छोटे बंदे हैं नन्हे मुन्ने से, तो इट इज क्वाइट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। रिएक्शन कैसे होती है? जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं, इसका बॉन्ड टूटेगा तब नया प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। इट इज देयरफॉर इट इज क्वाइट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ऐसे हमें कहानी की तरह याद रखना है। तो हमें इसको रिएक्ट कराने के लिए हीट वीट करना पड़ता है, सोडियम के साथ रिएक्ट कराने के लिए भी हीट करना पड़ता है, टेम्परेचर देना होता है। समझ में आ रही बात सबको? ठीक। ये कुछ 300-400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ता है, तब जाके रिएक्ट करता है सोडियम से। रूम टेम्परेचर पे क्वाइट स्टेबल है, हाई टेम्परेचर पे जाके रिएक्ट करता है। अंडरस्टूड? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से हाई टेम्परेचर पे करेगा। सेवन 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से और ज्यादा हाई टेम्परेचर पे करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन NN, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबकी वजह बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन में तो ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। समझ आ रहा है? नाइट्रोजन इज अगेन वेरी स्टेबल, ऑलमोस्ट इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ये सब आप धीरे धीरे पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे आप पी ब्लॉक में ये नाइट्रोजन के बारे में। ये कहानी समझ आ रही है? इसलिए एटमॉस्फेयर में आपको पता ही है 78% नाइट्रोजन है ना, आराम से रह रही है, मतलब स्टेबल है, कोई परेशान नहीं कर रही नाइट्रोजन किसी को। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, जब तक इसके बॉन्ड नहीं टूटेंगे तब तक रिएक्शन कैसे होगी, है ना भाई? नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन से भी ज्यादा होती है। तो वही 500 डिग्री सेल्सियस पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट ना हो तो और हाई टेम्परेचर तक जाना पड़े। आयरन मोलिब्डेनम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 12th में भी आएगी, 11th में भी हमारे इक्विलिब्रियम वगैरह वाले चैप्टर में आएगी। हेबर्स प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बोलते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, जो समझ आ रही है बात सबको? तो आपको समझ आएगी कहानी। इसको रिएक्ट कराने के लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। कैसे याद रखना है आपको? ऐसे याद रखना है। फ्लोरीन डार्क रूम में भी रिएक्ट कर जाता है, मतलब बिना सनलाइट के भी, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं चाहिए इसको। डार्क रूम का मतलब ये है। क्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ सनलाइट की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। सनलाइट और फोटोन, H-nu समझते हो सब लोग? भूले तो नहीं, है ना? तो फ्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी, फ्लोरीन आपको पता है बहुत ही हाईली रिएक्टिव इंसान है फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन डार्क रूम में भी रिएक्ट कर जाता है। क्लोरीन के साथ सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। ब्रोमीन के साथ हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। समझ में आ रही बात? कोई भी डाउट हो तो पूछते रहना भाई। आयोडीन के साथ हाई टेम्परेचर के साथ साथ कैटलिस्ट भी चाहिए, है ना? तो इन सब किस कंडीशन में रिएक्ट कर रहे हैं, अब आपको धीरे धीरे समझ आना चाहिए। कंडीशंस का मतलब हो गया
कंडीशन हमें रिएक्टिविटी बता रही है, भाई वो तो अंधेरे में ही रिएक्ट कर गया बिना एनर्जी के, मतलब हाईली रिएक्टिव है फ्लोरीन, है ना। किस चीज का कमाल है ये? फ्लोरीन का कमाल है। क्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, ब्रोमीन हाई टेम्परेचर, अंडरस्टूड। रिएक्टिविटी ऑर्डर आ रहा है बेसिकली हाइड्रोजन ये। ये सब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ऑलराइट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी होता है हाइड्रोजन में, ऑब्वियसली आपने 10th में तो पढ़ा ही है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, है ना। सो देयरफॉर हाइड्रोजन हैज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे, ऑक्सीजन को लपेट लेगा ये। क्या किया इसने? रिड्यूस कर दिया। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, ऑक्सीजन लपेट लिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, अब तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता है, उससे भी देख सकते हो। तो H2 हैज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि खुद जनरली आपको पता है ऑक्सीडाइज होता है, जनरली H प्लस में जाएगा, 0 से खुद +1 में जाएगा। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। क्लियर है बच्चों? समझ आ रही बात? CuO कॉपर ऑक्साइड फिर से क्या करेगा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। कहाँ भाग गया? एंड ऑब्वियसली जो अभी मैं रिएक्शन की बात कर रहा था, एल्कीन्स का, जिनमें जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, है ना। ये आपको याद होगा मेरे ख्याल से, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब इसमें H2 और ऐड हो सकती है, जुड़ सकती है इसमें H2, H जाके जुड़ गए। ठीक है मोक, तो आपको पता है कि वैलेंसी कार्बन की 4 ही होती है। एक्स्ट्रा बॉन्ड जब आया कार्बन के पास, एक्स्ट्रा H आया, तो डबल बॉन्ड की जगह क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना। ऑर्गेनिक में भी आएगा बच्चों। सैचुरेटेड हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं H जुड़ सकते। एल्केन आपको पता है सैचुरेटेड होता है, उसमें और ज्यादा H नहीं जुड़ सकते। ठीक है, हम समझ आ रही बात? तो यस this is done in presence of some catalyst, nickel, platinum, palladium. एल्काइन, इसमें दो H जुड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में भेजने के लिए दो H एक एक कार्बन पे आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में भी अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें H2 जुड़ सकता है, और H2 जुड़ने के बाद बन गया बच्चों ये सैचुरेटेड। सेम कंडीशंस, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, है ना। ये सब होगी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज। और हमें पता होना चाहिए ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, दो तरह के हाइड्रोजन देखे गए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आपको, जरूर पूछ लिया जाता है। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन have been observed. इसमें जो एक H2 है, H2 कैसे बना है? दो हाइड्रोजन्स के जुड़ने पे। ठीक है, जो सेपरेट दो हाइड्रोजन्स आ रहे हैं, मुझको ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आ रहे हैं न्यूक्लियस के स्पिन की वजह से।
एक में देखा गया कि न्यूक्लियस का स्पिन, न्यूक्लियस का, किसका स्पिन? न्यूक्लियस का। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है नहीं हाइड्रोजन के पास। तो एक में देखा गया है कि हाइड्रोजन में न्यूक्लियस का स्पिन सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। और ऐसा हाइड्रोजन भी देखा गया जिसमें जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो ऑपोजिट साइड में स्पिन कर रहे थे। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, दो हाइड्रोजन्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। एनी डाउट? एनीवन? नो सर। ऑर्गेनिक के टाइम पे बच्चों ट्राई करना वैसे ना कि थोड़ी क्लास ना मिस हो, क्योंकि ऑर्गेनिक एक बहुत ज्यादा अलग चीज हो जाती है, अलग लेवल की चीज समझने वाली, है ना। तो ट्राई करना आप लोग सारी क्लासेस ना अटेंड करो, ताकि साथ साथ समझ में आता है। बहुत ही खतरनाक चीज है ऑर्गेनिक, वरना एक बार अगर थोड़ा सा भी कहीं हम उसमें गड़बड़ करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा समझ में आना मुश्किल हो जाता है ना। हालांकि ऑब्वियसली अब लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, बट ठीक है, क्लास में जो चीज समझ में आ गई वो उसका अलग ही चीज रहती है। साथ में आप डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन है ना, स्पिन्स ऑफ बोथ न्यूक्लियस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पैरा हाइड्रोजन, क्लियर एवरीवन? पैरा हाइड्रोजन इज ऑब्वियसली मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस वो स्पिन जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है वो कम टेम्परेचर्स पे वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, ज्यादा उसका अमाउंट है ना। दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्थो और पैरा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम थोड़ा समझोगे आप, दोनों चीजें होती हैं, ऑर्थो भी होती है, पैरा भी होती है। अमाउंट कम टेम्परेचर्स पे पैरा का अमाउंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर्स पे ऑर्थो का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे कम स्टेबल चीज ज्यादा मिलती है। टेम्परेचर हाई कर दिया मतलब टेम्परेचर ज्यादा, मतलब एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल की तरफ जाती है चीजें जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो आपको याद ही होगा, ऑर्थो पैरा, अगर पैरा ज्यादा स्टेबल है तो कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल चीज बन रही है, कैसा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक, याद है सबको? थर्ड चैप्टर में क्या था हमने? एनर्जी रिलीज होगी। अगर ऑर्थो से पैरा कन्वर्ट करेंगे, ऑर्थो को किस में कन्वर्ट करेंगे? पैरा में। समझ में आता है सबको ये? आर एन अमोघ, यस सर। डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब समझ में आता है सबको? ठीक है अनुश्री, तारिशा, श्रेया। Yes, sir. ऑर्थो इज लेस स्टेबल मतलब ज्यादा एनर्जी, और पैरा इज मोर स्टेबल मतलब लेस एनर्जी। तो ज्यादा एनर्जी से लेस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे कोई ये सब चीजें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे लिख के पूछ सकते हैं। पैरा से ऑर्थो, ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल, एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। समझ में आ रहा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसलिए मैंने बोला जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे
क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो ऑर्थो की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, ऑर्थो की तरफ, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर्स ortho is more prominent as it is less stable. क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ गई थी बात। तो ये ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन ध्यान रखना आपको क्या होते हैं। ओके, लास्ट चीज है यार इसमें हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स किस किस टाइप के होते हैं, एक तो वही आयनिक हाइड्राइड्स आयनिक हाइड्राइड्स है ना, NaH, KH, CH2, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, जानते हो आप लोग ये सब चीजें। तो वो कैसे हाइड्राइड्स बनाएंगे, आयनिक। क्लासिफिकेशन है हाइड्राइड्स का, क्लियर है, आयनिक हाइड्राइड्स और सलाइन हाइड्राइड्स, NaH, KH, CH2, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इनकी, कुछ कॉमन वही जो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, याद है सबको आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। व्हाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलते हैं ये, सॉलिड्स होते हैं हैविंग हाई एमपी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, याद है। एक इनकी हरकत आपने भी रिएक्शंस में देखी थी, स्ट्रॉन्ग बेस भी होंगे, ठीक है। एक ये वाली हरकत आपने इनकी अभी रिएक्शंस में देखी थी बच्चों ऊपर। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सारे आयनिक कंपाउंड्स की सेम प्रॉपर्टी बच्चों। NaCl सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, सॉलिड स्टेट होगी तो कैसे करेगा, है ना। आयंस कहाँ आएंगे, आयंस ही बनेंगे। मोल्टन स्टेट में करते हैं, क्या करते हैं ये, मोल्टन स्टेट में, मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन जब मतलब जब पिघल जाते हैं। समझ में आता है बच्चों सबको ये चीज, है ना। NaCl भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन मतलब पिघल गया, पिघल गया मतलब कैटायंस एनायंस फ्री हो गए, ठीक है। Na+Cl आयन क्या हो गए बच्चों, फ्री हो गए, फ्री हो गए तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है आयंस के थ्रू। और जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एनोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे H- है, हाइड्राइड H-, H+ नहीं है ना। वाटर होता है तो कहाँ पे मिलता है हाइड्रोजन, कैथोड पे, क्योंकि वहां पे H+ होता है। समझते हो सब लोग ये चीज, कैथोड पे कौन जाता है, कैटायन, एनोड पे कौन जाता है, एनायन। अंडरस्टूड एवरीवन। तो इसमें बच्चों ऐसे पता चला हमें हाइड्राइड्स का, क्योंकि एनोड पे हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अंडरस्टूड, क्लियर है वैभव, गर्व, समझ में आ रहा है। एनोड पे H2 गैस रिलीज हुई, इसका मतलब इसमें एनायन H जो है एनायनिक फॉर्म में है, हाइड्राइड फॉर्म में। ये कुछ पॉइंट्स हमें बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ऑलराइट। दूसरे हैं यार कोवलेंट हाइड्राइड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। कोवलेंट हाइड्राइड्स को और भी हम क्लासिफाई करते हैं फर्दर,
इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब होता है CH4। प्रिसाइज है इलेक्ट्रॉन्स, प्रिसाइज मतलब ना कम ना ज्यादा। बहुत आसान से एग्जांपल से समझ आ जाएगा। सारे के सारे कोवेलेंट हाइड्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई कर दिया इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन रिच, जहां लोन पेयर आ गया, अमोनिया, वाटर। कैसे कोवेलेंट हाइड्राइड्स है बच्चों, ये कोवेलेंट है, समझ में आता है सबको? कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड में डिफरेंस सबको है ना, पढ़ लिया हमने बॉन्डिंग में। तो वी कॉल देम कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों? क्योंकि इनमें लोन पेयर हैं। समझ में आ रही बात? CH4 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज था, ना फालतू ना कम। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबसे मजेदार, आर्यन, बनाना बॉन्ड वाले। यस सर। बेरिलियम, बोरॉन, ये सब बनाना बॉन्डिंग करेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे एस ब्लॉक पी ब्लॉक में। बेरिलियम आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, समझ आता है सबको? इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। क्लियर है जो कोवेलेंट हाइड्राइड का मतलब समझ में आ गया सबको? तीन टाइप के हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कोवेलेंट क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, है ना, गैसियस होंगे सारे के सारे। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली गैसेस। या H बॉन्डिंग वाले, आपको पता है H बॉन्डिंग वाटर अमोनिया वाले क्या हो जाएंगे? लिक्विड हो जाएंगे, क्योंकि उनमें H बॉन्डिंग होती है। H बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये सब आपने पढ़ लिया बॉन्डिंग चैप्टर में। तो जो काफी सारी चीजें जो आपने बॉन्डिंग में पढ़ी, उससे हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री समझ में आने लगती है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये गैस स्टेट क्यों है, सॉलिड क्यों है, कौन आयनिक है, कौन कोवेलेंट है। अंडरस्टूड एवरीवन? एक और होते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स वो कुछ हमारे डी ब्लॉक वाले हाइड्राइड्स होते हैं, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वाले। LaH2.87, ऐसे अजीबोगरीब फॉर्मूलाज पढ़ेंगे हम 12th क्लास में। LaH2.87 लेंथ है ना में। ठीक है, तो डी और एफ ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। क्लियर? डी एंड एफ ब्लॉक। समझ में आ रही बात? तो एस ब्लॉक वाले जनरली, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले जनरली हमारे आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। एस ब्लॉक में भी आएगा ये सब चीजें बाद में। और हमारे डी और एफ वाले इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं H2 के साथ। ये जो सुना रहा है सबको?
ये जो समय आगे सबको ये हाइड्राइड्स और ये क्या होते हैं। ओके, तो बस ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट ओवर है ना। ये सब कहानी आपको याद करनी है। वाटर का हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर और ये सब हमने जो पढ़ा था वो इम्पोर्टेंट था। और फिर ये H2O2 के बारे में, इसी में ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको वाटर के बारे में वो भी बताया था कि वाटर की डेंसिटी है ना, वाई आइस इज लाइटर देन, याद है सबको? आइस हल्की क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ओपन केज स्ट्रक्चर। वो तो नहीं भूला कोई, है ना? ओपन केज स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये सब मैंने आपको एच बॉन्डिंग में पढ़ा दिया था, है ना आर्यन, याद है? यस सर, याद है। तो ये सब थोड़ा सा आपको इस चैप्टर में भी आएगा, स्कूल वगैरह में लिखने की। ओपन केज स्ट्रक्चर ऑफ आइस, है ना। H2O2 का हमने पढ़ लिया था, वो ओपन बुक स्ट्रक्चर, है ना। तो H2O2 में ओपन बुक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे क्या है बच्चों? ओपन केज स्ट्रक्चर, खुले पिंजरे जैसा। एम्प्टी स्पेस है इसमें, क्या है इसमें? एम्प्टी स्पेस है। तो ये आइस में ओपन केज स्ट्रक्चर होता है, which is the reason for less density of ice than water. ठीक है, ये सारी चीजें H बॉन्डिंग से एक्सप्लेन होती हैं। Density of water is maximum at 4 degrees Celsius. ड्यू टू सेम रीजन, है ना। वो भी लिखवाया था वहां पे कि जब तक, है ना, पहले हीट करते हैं तो H बॉन्ड्स टूटते हैं और मॉलिक्यूल्स पास आते हैं। Till 4 degrees Celsius on heating, H bonds break and molecules come nearer. ठीक है, ये तो वाटर के बारे में मोस्टली चीजें हमें पता ही होती हैं। वाटर का स्ट्रक्चर बेंड शेप है ना, बेंड शेप। sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही बात सबको? बाकी हाइड्रो वाटर की एक तो प्रॉपर्टी एक ये क्या, न्यूट्रल होता है। ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन, है ना। क्या होता है ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन? एक तो जो हमारे नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके वाटर क्या बना देता है? एसिड बना देता है। और जो हमारे मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके वाटर क्या बना देता है? बेस बना देता है। तो वाटर को बच्चों हम थोड़ा सा एम्फोटेरिक बिहेवियर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वाटर में एम्फोटेरिक नेचर।
एसिडिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। सो वाटर कैन शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। Water can show amphoteric behavior. क्लियर है बच्चों सबको ये चीज ना? इसके अलावा भी जो रिएक्शंस हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है Mg3N2 है ना, एस ब्लॉक में भी आएंगी। नाइट्राइड्स का हाइड्रोलिसिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वाटर की, हालांकि एस ब्लॉक में भी आ जाएगी ये। बट कभी भी आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखनी हो, एक ही तरीका है सिंपल सा, हमेशा ध्यान रखना पूरी केमिस्ट्री में, H प्लस और OH माइनस है ना, प्लस के साथ माइनस जोड़ दो, माइनस के साथ प्लस जोड़ दो। मतलब Mg+2 है यहाँ पे, उसके साथ OH माइनस जोड़ दो। समझ आ रहा है सबको? ठीक। और N नाइट्राइड आयन होगा -3, उसके साथ H प्लस जोड़ दो। समझ में आ रही बात? क्या बन जाएगा? MgOH होल ट्वाइस। What you will get MgOH होल ट्वाइस। कोई भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो, ये करना है बच्चों आपको, सिंपल। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो वाटर की किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें आयंस वगैरह दिख रहे हैं आपको। अंडरस्टूड? और मुझे बताओ करके, कुछ रिएक्शंस मुझे सेम लॉजिक पे लिख के बताओ, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। CA3P2, सेम लॉजिक से मुझे रिएक्शंस लिख के बताओगे तीनों। Done, sir. हाँ जी, तो लिख दिया सबने? Yes, sir. थोड़ा ना ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपको थोड़ा फिर केमिस्ट्री से कम डर लगेगा, है ना। जैसे CA3P2 है, फिर से वही करना है आपने, कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और PH3 गैस बनेगी, फॉस्फीन गैस बोलते हैं इसको। बिल्कुल फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम है ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक ही ग्रुप के हैं, एक जैसी हरकतें शो करेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक। SiCl4, अब बताओ SiCl पे माइनस होगा ऑब्वियसली, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर आ जाएगा H प्लस HCl, और Si पे 4 OH आ जाएंगे। समझ पा रहे हो सब लोग? कोई दिक्कत परेशानी बता दो। Yes, sir. ये रिएक्शंस आपकी अभी आएंगी 11th में ना, P ब्लॉक में, सिलिकॉन, बोरॉन, ये सब P ब्लॉक में 13 ग्रुप 14 ग्रुप में है। ठीक है, ठीक है अमोघ, आचमन, समझ में आ रही बात? Yes. POH whole thrice H3BO3, this is nothing but H3BO3, बोरिक एसिड है ये।
H3BO3 बोरिक एसिड को ऐसे भी आप सोच सकते हो BOH होल थ्राइस, समझ में आ रहा है, और HCl। कहीं भी बच्चों ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस मिलेंगी आपको ऐसे कर दोगे आप। क्लियर है सबको? ठीक। तो ये क्यों पढ़ा हमने, ये वाटर, ये हाइड्रोजन का कंपाउंड है वाटर, है ना। तो इस चैप्टर में हम हाइड्रोजन का कंपाउंड भी पढ़ते हैं वाटर, और वाटर में ही आ जाता है वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया समझाने वाली चीज। बाकी वाटर में तो कुछ आपको पता ही है, साथ ज्यादा कुछ है नहीं करने का। बेंट शेप, ये वो है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये सब बच्चों कहानी आपसे स्कूल में किसी भी पॉइंट पे पूछ सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया हाइड्रोजन, है ना, छोटा सा चैप्टर हाइड्रोजन खत्म। अब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। और किसी के स्कूल में कोई और तो टॉपिक नहीं स्टार्ट हो रहा ना? नो सर, अभी तक नहीं होगा। हाँ, यही चल रहा है ना, जैसा CBSE ने भी यही दिया है ऑर्डर पैटर्न जो भी है कि हाइड्रोजन। एक्चुअली हम अभी भी हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे है, मतलब पीरियोडिसिटी पे, तो हमारा से आगे बढ़ा। अभी थर्ड चैप्टर भी चल रहा है हमारे स्कूल में? हाँ, बिकॉज हमारा स्कूल लेट शुरू हुआ था और अच्छा अच्छा, हमने फर्स्ट चैप्टर में सब बहुत समझ टाइम में तो लगा आ गया दिया ना था बिकॉज स्मॉल कॉन्सेप्ट कट हो गया था लास्ट ईयर। तो वो सब तो समझ में आ रहा होगा स्कूल में आराम से, जब पढ़ लिया तो सब, है ना। यस सर। ओके, ठीक है बच्चों, है ना। और कोई टॉपिक तो मैंने बताई दिया आप लोगों को, टाइम लेके आ सकते हो आप ऑफलाइन भी पढ़ने, ठीक है। हम लोग एनी टॉपिक, कोई भी आपको कोई भी डाउट है आप ऑफलाइन भी पढ़ने आ सकते हो। थोड़ा सा हो सकता है ऑफलाइन में कई बार ज्यादा समझ में आ जाती चीजें, ऑब्वियसली है ना, ऑफलाइन में थोड़ी कई बार ज्यादा समझ में आ जाती चीजें, ठीक है बच्चों। ओके चलो, बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा थैंक यू। मिस करने की कोशिश कम करना बस, है ना। और हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सर हाँ जी। सर अभी टर्म एग्जाम आ रहे हैं तो रिवीजन स्टार्ट होगा कि हम ऐसे आगे चलेंगे? कौन सा टॉपिक आ रहा है तेरा टर्म में, बता। सर वो तो सिलेबस देखना होगा मुझे, मतलब अभी तक जो भी करा है वो सब। ठीक है, तेरे को ही नहीं पता सिलेबस। सर मेरे यूटी स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट वीक से और मेरा फर्स्ट हाँ चैप्टर आ रहा है। ओके। सर मेरे भी मिड टर्म्स हो रहे हैं। और यूटीज के बाद मिड टर्म होंगे एक काम करो, डायरेक्टली, जिसमें पूरा एक काम सिलेबस करो है। आप लोग, एक काम करो आप लोग, ये ना सब चीजें आप लोग ग्रुप पे शेयर कर दो अपना, यूटी और ये है। तो आप लोगों के जो भी कॉमन टॉपिक, तो फिर हम क्लास में भी कर सकते हैं थोड़ा रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रिवीजन भी कर सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो आप लोग आज ही ये काम करो कि अपना डेट्स यूटी एग्जाम का जो भी है क्लियर है सबको, अलॉन्ग विद सिलेबस मेरे को ग्रुप पे मैसेज करो, ताकि सबके सामने होना चाहिए कि, है ना, ताकि सबको आइडिया लग जाए आप लोगों को ही कि आप, है ना, देखो मेरे को तो आप लोगों को ही कराना है, तो आपका जो भी टॉपिक कॉमन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? चलो ओके bye। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।